नमस्कार। भारत का नक्शा जो हम आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, इसकी सीमाएं कई दशकों में बनी हैं और कई बार बदली भी हैं। तो चलिए, आज भारत के नक्शे के बनने की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जानते हैं, ये नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे देश के पूरे सफर को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बना कैसे? देखिए, हमारी ये पड़ताल शुरू होगी आज़ादी के ठीक बाद के भारत से। फिर हम उस दौर को देखेंगे जब भाषा ने राज्यों की सीमाएं तय की, और आखिर में हम पहुंचेंगे 21वीं सदी में बने नए राज्यों तक। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के फौरन बाद के दौर से। उस वक्त भारत की जो अंदरूनी सीमाएं थीं, वो आज से काफ़ी अलग थीं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राज्यों की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं होती। असल में ये लोगों की उम्मीदों, ऐतिहासिक घटनाओं और बड़े-बड़े राजनीतिक फैसलों का नतीजा होती हैं। चलिए अब सीधे उस दौर में चलते हैं जब भारत का संविधान लागू हुआ। देखते हैं कि आज़ाद भारत के वो पहले राज्य कौन-कौन से थे और उनकी नींव असल में रखी कैसे गई थी। राज्यों की पहचान भी आप देखिए समय के साथ कैसे बदली है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है उत्तर प्रदेश। 1950 में उत्तर प्रदेश नाम मिलने से पहले इसके कई अलग-अलग नाम हुआ करते थे, जो इसके बदलते प्रशासनिक स्वरूप को दिखाते हैं। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे कई प्रमुख राज्यों को औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया। ये वो भारत था जहां अब भी ब्रिटिश काल की प्रशासनिक सीमाओं की छाप बाकी थी और एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी चल रही थी। इसके बाद आती है राज्य गठन की सबसे अहम लहर। ये मांग थी भाषाई पहचान की, और इसी मांग ने पूरे देश के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बदलाव का सबसे बड़ा जरिया बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कानून था जिसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत पर भारत के नक्शे को एक बिल्कुल ही नया आकार दे दिया। जरा सोचिए, इस एक कानून के तहत एक ही दिन 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े प्रशासनिक बदलावों में से एक था। इसी ऐतिहासिक दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे कई बड़े राज्य वजूद में आए। मतलब तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषी लोगों को अपनी अपनी भाषा पर आधारित राज्य मिल गए। ये भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने वाला एक बहुत ही बड़ा कदम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाषाई और सांस्कृतिक मांगों का दौर अभी भी जारी था, जिसके चलते कुछ बड़े राज्यों का और विभाजन हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बंबई राज्य का विभाजन। मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया। और कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब के साथ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ। इसमें से पंजाबी भाषी पंजाब और हिंदी भाषी हरियाणा, ये 2 राज्य बनाए गए। इसी दौर में भारत का पूर्वोत्तर भी अपना आकार ले रहा था। नागालैंड के बाद 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला, और फिर 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये साफ दिखाता है कि भारत का नक्शा लगातार विकसित हो रहा था। अब हम आते हैं 21वीं सदी में। इस दौर में राज्यों के गठन का आधार सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि बेहतर प्रशासन और क्षेत्रीय पहचान की मांग भी बन गई थी। साल 2000 इस मामले में बहुत खास था। बेहतर प्रशासन और अलग क्षेत्रीय पहचान की मांगों के चलते सिर्फ 15 दिनों के अंदर भारत को 3 नए राज्य मिल गए। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। और इसके बाद एक लंबे और ऐतिहासिक आंदोलन के बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य बना। हाल के सालों में एक और बड़ा बदलाव 2019 में देखने को मिला, जब जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। और इसके साथ ही भारत का राजनीतिक नक्शा एक बार फिर से बदल गया। तो 1950 के कुछ गिने चुने राज्यों से लेकर आज के 28 राज्यों तक का ये जो सफ़र है, वो वाकई बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। ये सच में एक ऐसी कहानी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वो ये है कि नक्शे कभी स्थायी नहीं होते। तो क्या भविष्य में
हमें और भी नए राज्य देखने को मिल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर सिर्फ